Welcome to the video of solved question paper of the session 2024-25 of Artificial Intelligence Class 10 CBSE। इस वीडियो में हम लोग MCQs को एनालाइज करेंगे और लास्ट क्वेश्चन जिसमें F1 स्कोर कैलकुलेट करना होता है, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट इसमें नहीं लेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट को पूरा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसका क्या आंसर होगा। एंड ओवरऑल ये क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सीबीएसई के पीडीएफ से ही क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया जाता है। तो अगर आपने सीबीएसई के पीडीएफ को अच्छे से स्टडी किया है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। नहीं भी स्टडी किया होता तो भी आपको कई क्वेश्चन के आंसर्स ऐसे मिल जाएंगे कि आपको खुद ही हिंट मिल जाता है कि आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस। सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि इनमें से कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करता, यानी कि स्ट्रेस को और बढ़ा देगा। हेल्दी फूड, तो यह अच्छी बात है, लेना चाहिए। साउंड स्लीप, साउंड स्लीप मीन्स एक गहरी नींद। योगा आसनास एंड नेगेटिव थॉट्स। सो द आंसर इज़ वेरी क्लियर। नेगेटिव थॉट हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है, ये हेल्प नहीं करता, मैनेज नहीं करता है। सो द आंसर इज़ नेगेटिव थॉट्स। स्पैम रिफर्स टू, तो स्पैम का मतलब अननेसेसरी मेल्स होता है, लेकिन यहाँ पे अननेसेसरी इमेजेस लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि केवल इमेजेस हो, स्पैम मेल्स के लिए होता है। टेम्पररी फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर इज जंक मेल्स। जंक मेल्स इटसेल्फ मीन्स अननेसेसरी मेल और स्पैम। थर्ड, असर्शन ए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि स्थायी कृषि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल मेजर्स को अडॉप्ट करते हुए हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे हमारा जो सॉइल होता है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। और उसका रीज़न लिखा हुआ है, इट प्रिवेंट्स यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट सॉइल। सो रीज़न सही है, असर्शन भी सही है। सो द आंसर इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन, कि इनमें से कौन सा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए स्टेप नहीं है। नंबर 1, फोकसिंग ऑन योर गोल, प्लानिंग टू अचीव योर गोल, बीइंग इनडिसिप्लिन्ड एंड फाइंडिंग आउट योर स्ट्रेंथ। इससे हमारा सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। सो हेयर बीइंग इनडिसिप्लिन्ड, बीइंग रॉन्ग आउट ऑफ ऑल दीज 4 इज द राइट आंसर। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इज स्मॉल, तो जब एक छोटा सा समूह है और उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन ह्यूज क्राउड के बीच में होगा। इंट्रापर्सनल खुद से जब हम कम्युनिकेट करते हैं दैट इज इंट्रापर्सनल, और स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीमा हैज स्टार्टेड हर ओन रेस्टोरेंट, शी कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू आइडियाज टू मेक डिफरेंट डिशेज फॉर हर कस्टमर्स। एज एन एंटरप्रेन्योर रीमा इज, तो एज एन एंटरप्रेन्योर रीमा के अंदर कौन सी क्वालिटी बताई जा रही है कि है। फर्स्ट इज़ इम्पेशेंट, यानी कि सब्र का ना होना, कि सब्र नहीं है, बार बार न्यू एक्सपेरिमेंट कर रही है। या बी, क्रिएटिव, कि उसके अंदर न्यू आइडियाज़ आते हैं और वो कुछ क्रिएटिव है। सी इज़ अंडर कॉन्फिडेंट एंड डी इज़ लेज़ी। तो अगर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ में, तो इनमें से चारों में से केवल एक होता है जो क्वालिटी होती है, दैट इज़ क्रिएटिव। तो ट्राइंग समथिंग न्यू कम्स अंडर क्रिएटिविटी। सेकेंड इज़ आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो हम लोग तो सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। असर्शन में, व्हेन अ मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट्स इट इज सेड टू बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। सो दिस इज द स्टेटमेंट कि जब कोई मशीन ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉपी करता है तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। बात सही है। सेकेंड, अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, तो जो वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होता है, यानी कि आप केवल उसमें कपड़े डालते हैं, बटन दबाते हैं और पूरा का पूरा अपने आप सारा काम होता है, तो उसको हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बोलते हैं। ये सही है कि गलत है? तो इसका जवाब आपको सीबीएसई के पीडीएफ में ही आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैन वर्क ऑन इट्स ओन बट इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू सेलेक्ट द पैरामीटर्स ऑफ वॉशिंग एंड टू डू द नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर इट टू फंक्शन करेक्टली बिफोर ईच वॉश। तो उसमें भी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है, कि उससे इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो ऑटोमेटिक मशीन आगे काम करता है। विच मेक्स इट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेशन नॉट एआई। तो उससे हम कहते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है वो ऑटोमेटेड है लेकिन उसमें एआई नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट।
प्लेटफॉर्म सच एज स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये इनमें क्या होते हैं कि रिकमेंडेशंस होते हैं कि आपको क्या देखना है या कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना है, ये रिकमेंडेशन होता है। और इसमें डाटा साइंस का यूज़ होता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें ये पूछेंगे कि कौन सा डोमेन यूज़ होता है, लेकिन इसमें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया कि उसमें किस चीज़ की कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो AI, दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो कॉमन है, आप लोग को पता ही होगा। बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ होता नहीं है। प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन इंटेलिजेंस, ये सब कोई टर्म्स आप लोग के बुक में आप इस तरह से आप लोग ने पढ़ा नहीं है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, AI। स्टेटमेंट 1, in when block of 4W canvas we find the stakeholders, and statement 2, stakeholders are the people who face particular problem and would be benefited with the solution। तो stakeholders कौन होते हैं? जो हमारे प्रॉब्लम्स, जो कोई भी प्रॉब्लम हो उससे कनेक्टेड होते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा तो उनको फ़ायदा होगा, उससे इफेक्ट होगा, दे आर स्टेकहोल्डर्स। ये तो बात सही है। लेकिन व्हेन ब्लॉक में आता है कि कौन से ब्लॉक में आता है, हेयर यू कैन सी हु। The who block helps in analyzing the people getting affected directly or indirectly due to it. Under this we find out who the stakeholder to this problems are। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, उन्होंने when लिखा हुआ है, दूसरा वाला करेक्ट है। Statement 2 is correct, but statement 1 is incorrect। Whenever we want an AI project to be able to predict an output, we need to। तो जब भी हम किसी AI प्रोजेक्ट को चाहते हैं कि वो आउटपुट प्रेडिक्ट सही से कर पाए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या हम उसको टेस्ट कर देते हैं, डाटा का यूज़ करते हैं और पहले उसका टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, या पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। तो सी कह रहा है बोथ ए एंड बी, कि पहले हम दोनों चीज़ करेंगे, टेस्ट भी करेंगे, ट्रेन भी करेंगे। और डी कह रहा है ए भी नहीं करेंगे, बी भी नहीं करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज़ पहले उसकी ट्रेनिंग होगी और बहुत ट्रेनिंग हो जाने के बाद फिर टेस्टिंग होती है। सो फर्स्ट ट्रेन इट यूजिंग द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म इमेज प्रोसेसिंग रिफर्स इन कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन में इमेज प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, यानी कि किसी इमेज को प्रोसेस करना। तो प्रोसेस मतलब क्या है, तो क्या वीडियो को एडिट करने को बोलते हैं, या उस इमेज से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलते हैं, या इमेज को देख के ऑडियो फाइल चला लेने को बोलते हैं, या कंपाइलिंग कोर्स। तो इनमें से प्लेइंग ऑडियो फाइल से कंपाइलिंग कोर्स तो बिल्कुल ही गलत है। केवल आपको कन्फ्यूजन हो सकता है एडिटिंग वीडियोज़ में और एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। लेकिन जब आप AI पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर विजन में किसी भी इमेज को देख के ये समझना कि ये इमेज का मतलब क्या है, वहाँ पे एडिट नहीं करना है। उस इमेज का मतलब, अगर फ़िल्टरिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पे वो मतलब समझ के फ़िल्टर कर रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए। सो बी इज़ द मोस्ट करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस इज इमेज प्रोसेसिंग। A corpus contains 4 documents in which the word such as an is the word appearing frequently। तो कॉर्पस हम उस टेक्सचुअल डाटा को बोलते हैं जिसको हम NLP को देते हैं ताकि वो उस पर प्रोसेसिंग करे, और उस कॉर्पस के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और जो वर्ड सारे डॉक्यूमेंट में हमें कॉमनली मिल रहे हैं और बार बार दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, क्या हम बोलते हैं स्टॉप वर्ड या रेयर वर्ड। रेयर वर्ड तो वो होते हैं जो बहुत कम दिखाई पड़ता है, मिसिंग वर्ड जो है नहीं, और रिमूवेबल वर्ड जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल वर्ड। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टॉप वर्ड, बिकॉज ये एक टर्म है, की टर्म है जिसको हम NLP में यूज़ करते हैं। स्टॉप वर्ड मीन्स आर दोज वर्ड्स विच आर अपियरिंग फ्रिक्वेंटली इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ एन AI गिवन बिलो, इट हेल्प अस टू नेविगेट टू प्लेसेस। तो इन्होंने लोगो भी बना दिया, आप लोग के मोबाइल ऐप में आप लोगों को सबको पता ही होगा, देखिए सो गूगल मैप से होता है ये। Which of the following data science application is not associated with genetics and genomics? तो इनमें से डाटा साइंस का एप्लीकेशन तो यूज़ होता है जेनेटिक्स और जेनोमिक्स में, तो किस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा। नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ DNA ऑन हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड है, DNA के बारे में है। सेकेंड, टू एनालाइज रिएक्शन टू ड्रग्स एंड डिसीजेस, तो क्या ड्रग और डिजीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हो सकता है। थर्ड, टू फाइंड इंडिविजुअल बायोलॉजिकल कनेक्शन, तो DNA से रिलेटेड है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो बायोलॉजिकल कनेक्शन होगा ही। फोर्थ है टू सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ अ रिलेटिव ऑन द इंटरनेट, तो ये कहीं से भी रिलेटेड नहीं हो रहा है, ये तो ऊपर वाले आंसर गूगल मैप से रिलेट हो रहा है। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट टू जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स, दैट्स वाई दिस आंसर इज रॉन्ग। I mean to say that's why this answer is right. Okay. Next, third, in computer vision which of the following task is used for single object। तो कंप्यूटर विजन में आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का, ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने का। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है, 2 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और 2 टेक्निक्स यूज़ होती है हमारे सिंगल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपको याद ना हो तो आप इसमें देख सकते हैं।
क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन ये होता है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इंस्टेंस सेगमेंटेशन होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन सिंगल के लिए, इंस्टेंस सेगमेंटेशन मल्टीपल के लिए, और नॉन लोकलाइजेशन तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। फोर्थ, it is a domain specific language that is designed for managing data held in different kinds of DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक लैंग्वेज होता है जिसका काम होता है डाटा को एक्सट्रैक्ट करना। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज दिस? तो करेक्ट आंसर इज SQL because it stands for structured query language and it works only on DBMSs। Next is which application of NLP helps to provide an overview of news items or blog post। तो बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स हैं और उनमें से आप चाहते हैं कि सारा न्यूज़ को पढ़ के आपको उसका एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे NLP, और उसमें जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हटा दे और आपको एक समरी मिल जाए। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑटोमेटिक समराइजेशन। विच कंडीशन ऑफ इवोल्यूशन डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट? प्रेडिक्शन AI सिस्टम ने बोला नो और रियलिटी में हो गया येस। AI सिस्टम ने बोला बारिश नहीं होगी और बारिश हो गई। तो AI सिस्टम ने जो नेगेटिव बोला था वो गलत साबित हुआ, दैट इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स नेगेटिव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV? CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। स्टेटमेंट 1, ओवरफिटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इवोल्यूशन ऑफ अ मॉडल। तो इवोल्यूशन मॉडल के 3 फेजेस हो सकते हैं, ओवर फिटिंग हो सकता है, परफेक्टली फिट हो सकता है एंड अंडर फिटिंग हो सकता है। तो ओवर फिटिंग तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन उसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट। तो ओवर फिटिंग में क्या होता है कि जब हम उसको वही कॉमन डाटा से बार बार ट्रेनिंग कराते हैं तो वो डाटा एक तरीके से रट लेता है, इनपुट और आउटपुट रट लेता है, और जितनी बार भी वही हम ट्रेनिंग डाटा दोबारा यूज़ करते हैं उसका सेम आउटपुट दे देता है। उसको ओवर फिटिंग यानी कि इतनी बार उसको ट्रेनिंग उस डाटा से करा दिया गया है कि अब उसने उसको लर्न कर लिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है। दिस इज बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रेडिक्ट द करेक्ट लेवल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। तो ट्रेनिंग सेट पे जो डाटा दिया गया था वो उससे रिलेटेड हमेशा वो करेक्ट आंसर ही देगा क्योंकि वो उसने रिमेंबर कर लिया है। सो इन दिस केस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Which of the following application of NLP is associated with spam filtering in emails? तो NLP के वर्चुअल असिस्टेंट होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है। 4 उसके पर्पस होते हैं। तो इनमें से कौन सा यूज़ है, कौन सा एप्लीकेशन है जिसके कारण वो ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग कर सकता है? तो NLP के ही पार्ट में आपको ये मैटर मिल जाएगा जिसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल। सो द करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is one of the parameters for evaluating models performance and is defined as the percentage of true positive cases versus all the cases where the prediction is true। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कितने आपको ट्रू पॉजिटिव केसेस मिले और कितने प्रेडिक्शन उसने किए थे जहाँ पे उसने प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा कुछ होगा। ओके, दैट इज़ उसके सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया कि पॉजिटिव कुछ प्रेडिक्ट किया और उसके सिस्टम के हिसाब से उसने ट्रू प्रेडिक्ट किया, लेकिन एक्चुअली में वो नो हो गया। तो इसका आंसर होता है प्रेडिक्शन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू। दैट इज इट टेक्स इनटू अकाउंट द ट्रू पॉजिटिव्स एंड फॉल्स पॉजिटिव्स। ओके, सो यहाँ पे प्रेसिशन इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन ऑल प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है वो कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे लिखा है वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू, इट शुड बी वेयर द प्रेडिक्शन इज येस, जहाँ पे उसने सिस्टम ने कुछ प्रेडिक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे इसलिए कुछ कन्फ्यूजन है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ऑप्ट आउट कर दिया और अगर किसी ने लर्न किया होता CBSE के PDF से तो इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाता, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको सही बता रहा है लेकिन जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिशन। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट? सो एक लाइन है और दोनों तरफ डाटा है। सो इसमें जो 2 डिफरेंट डाटा, अब यहाँ पे देखिए कलर्स तो मेंशन है नहीं, तो डिफरेंट टाइप के कलर्स होने चाहिए थे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक जैसा है, बट ये है कि यहाँ पे एक कैटेगरी बनाई गई है। तो
क्लस्टरिंग में क्या होता है, ग्रुप बना दिया जाता है, और क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन में क्या होता है कि वो एक ही लाइन के ऊपर डाटा डॉट्स जो है लाइन के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे उसने क्योंकि डिवाइड कर दिया है डाटा को दो पार्ट्स में, सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव कैन टर्न ऑन एंड ऑफ एनी अप्लायंस रिमोटली यूजिंग एन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस। दिस इज़ एन एग्जांपल। तो अगर आप के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से आप कहीं दूर से अगर आपने अपने घर के एसी को ऑन या ऑफ़ कर पा रहे हैं, तो ये आप क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एआई नहीं है, ये आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बीच में। तो जब टू डिफरेंट डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट फ्रॉम डिस्टेंस यूजिंग इंटरनेट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आंसर एनी 5। सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? assesses one's ability to regulate, measure and understand numerical symbols, abstraction and logic। तो पहला वाला तो मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड है। सेकेंड, मेजर द लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। थर्ड, इवेल्युएट द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड अस, ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एंड द लास्ट इज डिस्क्राइब अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट साउंड्स, रिदम्स एंड साउंड पैटर्न्स, तो ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। विथ रिस्पेक्ट टू इवेल्यूशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी मैच, तो इनमें से कौन से दो पेयर्स हैं जिसमें प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच हो रहे हैं? तो प्रेडिक्शन और रियलिटी जब भी मैच होगा तो सबसे पहले ट्रू देखने को मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव मैच हो गया तो ट्रू पॉजिटिव, और नेगेटिव मैच हुआ तो ट्रू नेगेटिव। सो ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, दीज आर द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, वेरियस सर्च इंजिन्स एंड ई-कॉमर्स पोर्टल्स नाउ हैव अ न्यू फीचर कॉल्ड इमेज बेस्ड सर्च यूजिंग कंप्यूटर विजन। तो आजकल बहुत सारे सर्च इंजन में आपको देखने को मिल जाता है कि आप इमेज अपलोड करते हैं और उसी तरीके के बहुत सारे इमेज आपके सामने आ जाते हैं। इसमें कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है। स्टेटमेंट 2, इमेज बेस्ड सर्च हेल्प्स इन फाइंडिंग आइटम्स, पीपल एंड प्लेसेस बाय गिविंग देयर साउंड्स टू द सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो वर्ड साउंड आ गया है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये इमेज बेस्ड है तो साउंड नहीं होगा, यहाँ पे इमेज ही होना चाहिए था। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट, in the context of NLP, which of the following word represents a stem resulting from stemming for studies? तो अगर कोई वर्ड है जिसके एंड में ई एस आता है तो स्टेमिंग क्या करता है, ई एस को हटा देता है। जैसे बसेज हैं तो ई एस हट जाएगा। A corpus contains 4 documents in which the word such as an is the word appearing frequently। तो कॉर्पस हम उस टेक्सचुअल डाटा को बोलते हैं जिसको हम एनएलपी को देते हैं ताकि वो उस पर प्रोसेसिंग करे, और उस कॉर्पस के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और जो वर्ड सारे डॉक्यूमेंट में हमें कॉमनली मिल रहे हैं और बार बार दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? क्या हम बोलते हैं स्टॉप वर्ड या रेयर वर्ड? रेयर वर्ड तो वो होता है जो बहुत कम दिखाई पड़ता है, मिसिंग वर्ड जो है नहीं, और रिमूवेबल वर्ड जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल वर्ड। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टॉप वर्ड, बिकॉज ये एक टर्म है, की टर्म है जिसको हम एनएलपी में यूज़ करते हैं। स्टॉप वर्ड मीन्स आर दोज वर्ड्स विच आर अपियरिंग फ्रिक्वेंटली इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ एन एआई गिवन बिलो, इट हेल्प अस टू नेविगेट टू प्लेसेस। तो इन्होंने लोगो भी बना दिया, आप लोगों के मोबाइल ऐप में आप लोगों को सबको पता ही होगा। देखिए जिस स्टूडेंट का मैंने स्कैन किया है उसने आंसर लिखा हुआ है गूगल मैप्स, सो गूगल मैप्स से होता है ये। Which of the following data science application is not associated with genetics and genomics? तो इनमें से डाटा साइंस का एप्लीकेशन तो यूज़ होता है जेनेटिक्स और जेनोमिक्स में, तो किस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो रहा? नंबर 1, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ डीएनए ऑन हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड है, डीएनए के बारे में है। सेकेंड, टू एनालाइज रिएक्शन टू ड्रग्स एंड डिसीजेस, तो क्या ड्रग और डिजीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हो सकता है। थर्ड, टू फाइंड इंडिविजुअल बायोलॉजिकल कनेक्शन, तो डीएनए से रिलेटेड है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो बायोलॉजिकल कनेक्शन होगा ही। फोर्थ है टू सर्च द हाउस एड्रेस ऑफ अ रिलेटिव ऑन द इंटरनेट, तो ये कहीं से भी रिलेटेड नहीं हो रहा है, ये तो ऊपर वाले आंसर गूगल मैप से रिलेट हो रहा है। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट टू जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स, दैट्स वाई दिस आंसर इज रॉन्ग। I mean to say that's why this answer is right. Okay. Next, third, in computer vision, which of the following task is used for single object? तो कंप्यूटर विजन में आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का, ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने का। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन सा यूज़ होता है? 2 टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और 2 टेक्निक्स यूज़ होती है हमारे सिंगल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपको याद ना हो तो आप इसमें देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, ये होता है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए,
और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इंस्टेंस सेगमेंटेशन होता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन सिंगल के लिए, इंस्टेंस सेगमेंटेशन मल्टीपल के लिए, और नॉन लोकलाइजेशन तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। फोर्थ, it is a domain specific language that is designed for managing data held in different kinds of DBMS। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक लैंग्वेज होता है जिसका काम होता है डाटा को एक्सट्रैक्ट करना। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज दिस? तो करेक्ट आंसर इज SQL बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट वर्क्स ओनली ऑन DBMSs। Next is, which application of NLP helps to provide an overview of news items or blog post? तो बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स हैं और उनमें से आप चाहते हैं कि सारा न्यूज़ को पढ़ के आपको उसका एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दे NLP, और उसमें जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हटा दे और आपको एक समरी मिल जाए। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑटोमेटिक समराइजेशन। नेक्स्ट इज, विच कंडीशन ऑफ इवोल्यूशन डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट? प्रेडिक्शन AI सिस्टम ने बोला नो और रियलिटी में हो गया येस। AI सिस्टम ने बोला बारिश नहीं होगी और बारिश हो गई। तो AI सिस्टम ने जो नेगेटिव बोला था वो गलत साबित हुआ, दैट इज़ फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स नेगेटिव। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV? CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। स्टेटमेंट 1, ओवरफिटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इवोल्यूशन ऑफ अ मॉडल। तो इवोल्यूशन मॉडल के 3 फेजेस हो सकते हैं, ओवर फिटिंग हो सकता है, परफेक्टली फिट हो सकता है एंड अंडर फिटिंग हो सकता है। तो ओवर फिटिंग तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन उसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट। तो ओवर फिटिंग में क्या होता है कि जब हम उसको वही कॉमन डाटा से बार बार ट्रेनिंग कराते हैं तो वो डाटा एक तरीके से रट लेता है, इनपुट और आउटपुट रट लेता है, और जितनी बार भी वही हम ट्रेनिंग डाटा दोबारा यूज़ करते हैं उसका सेम आउटपुट दे देता है। उसको ट्रेन ओवर फिटिंग यानी कि इतनी बार उसको ट्रेनिंग उस डाटा से करा दिया गया है कि अब उसने उसको लर्न कर लिया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है। दिस इज बिकॉज द मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रेडिक्ट द करेक्ट लेबल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। तो ट्रेनिंग सेट पर जो डाटा दिया गया था वो उससे रिलेटेड हमेशा वो करेक्ट आंसर ही देगा क्योंकि वो उसने रिमेंबर कर लिया है। सो इन दिस केस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Which of the following application of NLP is associated with spam filtering in emails? तो NLP के वर्चुअल असिस्टेंट होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस होता है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है। 4 उसके पर्पस होते हैं। तो इनमें से कौन सा यूज़ है, कौन सा एप्लीकेशन है जिसके कारण वो ईमेल में स्पैम फिल्टरिंग कर सकता है? तो NLP के ही पार्ट में आपको ये मैटर मिल जाएगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल एन एप्लीकेशन ऑफ टेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल। सो द करेक्ट आंसर इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स फॉर इवेल्युएटिंग मॉडल्स परफॉर्मेंस एंड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रेडिक्शन इज ट्रू। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि कितने आपको ट्रू पॉजिटिव केसेस मिले और कितने प्रेडिक्शन उसने किए थे जहाँ पे उसने प्रेडिक्शन किया था कि ऐसा कुछ होगा। ओके, दैट इज़ उसके सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया कि पॉजिटिव कुछ प्रेडिक्ट किया और उसके सिस्टम के हिसाब से उसने ट्रू प्रेडिक्ट किया, लेकिन एक्चुअली में वो नो हो गया। तो इसका आंसर होता है प्रेडिक्शन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव cases versus all the cases where the prediction is true. That is, it takes into account the true positives and false positives. Okay, so यहाँ पे precision equal to true positive upon all predicted positive। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है वो confusing है क्योंकि यहाँ पे लिखा है where the prediction is true, it should be where the prediction is yes, जहाँ पे उसने सिस्टम ने कुछ प्रेडिक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे इसलिए कुछ कन्फ्यूजन है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को ऑप्ट आउट कर दिया, और अगर किसी ने लर्न किया होता CBSE के PDF से तो इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाता, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको सही बता रहा है लेकिन जो ऊपर का जो स्टेटमेंट है इट इज़ नॉट वेरी क्लियर। सो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिशन। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट? सो एक लाइन है और दोनों तरफ डाटा है। सो इसमें जो 2 डिफरेंट डाटा, अब यहाँ पे देखिए कलर्स तो मेंशन है नहीं, तो डिफरेंट टाइप के कलर्स होने चाहिए थे।
और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी एक जैसा है, बट ये है कि यहाँ पे एक कैटेगरी बनाई गई है। तो क्लस्टरिंग में क्या होता है, ग्रुप बना दिया जाता है, और क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन में क्या होता है कि वो एक ही लाइन के ऊपर डाटा डॉट्स जो है लाइन के ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे उसने क्योंकि डिवाइड कर दिया है डाटा को दो पार्ट्स में, सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव कैन टर्न ऑन एंड ऑफ एनी अप्लायंस रिमोटली यूजिंग एन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस। दिस इज़ एन एग्जांपल। तो अगर आप के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन से आप कहीं दूर से अगर आपने अपने घर के एसी को ऑन या ऑफ़ कर पा रहे हैं, तो ये आप क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एआई नहीं है, ये आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बीच में। तो जब टू डिफरेंट डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट फ्रॉम डिस्टेंस यूजिंग इंटरनेट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आंसर एनी 5। सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, assesses one's ability to regulate, measure and understand numerical symbols, abstraction and logic। तो पहला वाला तो मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड है। सेकेंड, मेजर द लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। थर्ड, इवेल्युएट द एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरनमेंट अराउंड अस, ये नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। एंड द लास्ट इज डिस्क्राइब अ पर्सन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड क्रिएट साउंड्स, रिदम्स एंड साउंड पैटर्न्स, तो ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। विथ रिस्पेक्ट टू इवेल्यूशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी मैच, तो इनमें से कौन से दो पेयर्स हैं जिसमें प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच हो रहे हैं। तो प्रेडिक्शन और रियलिटी जब भी मैच होगा तो सबसे पहले ट्रू देखने को मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव मैच हो गया तो ट्रू पॉजिटिव, और नेगेटिव मैच हुआ तो ट्रू नेगेटिव। सो ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, दीज आर द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, वेरियस सर्च इंजिन्स एंड ई कॉमर्स पोर्टल्स नाउ हैव अ न्यू फीचर कॉल्ड इमेज बेस्ड सर्च यूजिंग कंप्यूटर विजन। तो आजकल बहुत सारे सर्च इंजन में आपको देखने को मिल जाता है कि आप इमेज अपलोड करते हैं और उसी तरीके के बहुत सारे इमेज आपके सामने आ जाते हैं। इसमें कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है। स्टेटमेंट 2, इमेज बेस्ड सर्च हेल्प्स इन फाइंडिंग आइटम्स, पीपल एंड प्लेसेस बाय गिविंग देयर साउंड्स टू द सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो वर्ड साउंड आ गया है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये इमेज बेस्ड है तो साउंड नहीं होगा, यहाँ पे इमेज ही होना चाहिए था। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट, in the context of NLP, which of the following word represents a stem resulting from stemming for studies। तो अगर कोई वर्ड है जिसके एंड में ई एस आता है तो स्टेमिंग क्या करता है, ई एस को हटा देता है। तो जैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि बसेस, बसेस में से ई एस हटेगा तो बस, बॉक्सेस में से ई एस हटेंगे तो बॉक्स, लंचेस में से ई एस हट के लंच, तो ये तो हमें करेक्ट मिलेगा। लेकिन स्टडीज़ में से जब ई एस हटेगा तो हमें मिलेगा STUDI। और स्टेमिंग जो होता है वो अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करता बल्कि वहीं पे रोक देता है। लेमेटाइजेशन होता तो स्टडी वर्ड STUDY स्टडी, तब हमें करेक्ट वर्ड मिलता। लेकिन ये स्टेमिंग है तो STUDI हमें करेक्ट वर्ड मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा STUDI। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज माइट हैव अ हाई फॉल्स नेगेटिव कॉस्ट। तो इन चारों केस में किस केस में अगर फॉल्स नेगेटिव आता है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, यानी बहुत उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है नुकसान। तो अगर वायरल डिजीज़ आउटब्रेक है तो वायरल डिजीज़ आउटब्रेक में अगर किसी को फॉल्सली नेगेटिव बोल दिया जाए कि उसको वायरल नहीं है जबकि वो एक्चुअल में वो वायरल से अफेक्टेड है, तो उसका डेंजर ज़्यादा होगा। या अगर कोई मेल स्पैम है और फॉल्सली वो उसको बोल दिया जाए कि वो स्पैम नहीं है और वो हमारे इनबॉक्स में आ जाए। अगर माइनिंग में फॉल्स बोल दिया जाए कि वहाँ पे हमें कोल नहीं मिल रहा है, या इमेज सर्च में हमें फॉल्स मिल जाए कि वो इमेज नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा है, दैट इज़ वायरल डिजीज़ आउटब्रेक। ओके, वाई, क्योंकि अगर किसी को वायरल है और उसको अगर फॉल्स नेगेटिव कर दिया गया तो वो फिर निश्चिंत हो जाएगा और लोगों से मिलेगा और वायरल और बढ़ जाएगा, दूसरे तक भी पहुंच जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज वायरल डिजीज आउटब्रेक। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ चैटबॉट हैज़ अ वाइड फंक्शनैलिटी, इज फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल एंड वर्क्स ऑन बिगर डेटाबेस डायरेक्टली। तो आपने CBSE के PDF में देखा होगा कि स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसमें लिखा हुआ है स्मार्ट बॉट में कि उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है, इट कैन वर्क ऑन बिगर डेटाबेसेस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली। तो इसका आंसर होगा स्मार्ट बॉट। फिर लास्ट का ये तो हमारे MCQ यहाँ पे ख़त्म हो गए और अब हमने आखिरी वाला क्वेश्चन ये उठा लिया जिसको कैलकुलेशन करना होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें an AI model has been developed to test specimens of blood, urine, cough, etc. to diagnose ailments, diabetes, liver infection, etc. The model was tested on a data set of about 630 tests.
एंड रिजल्टिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना हुआ है। तो सबसे पहले पूछा गया कि हाउ मेनी टोटल केसेस आर ट्रू नेगेटिव इन द अबव सिनेरियो। तो पहले चारों केस देख लें कि जहाँ पे प्रेडिक्शन और रियलिटी मैच हो रहा है तो वो है ट्रू पॉजिटिव, जहाँ प्रेडिक्शन येस है और रियलिटी नो है तो ये है फॉल्स पॉजिटिव, और प्रेडिक्शन नो है रियलिटी येस है, दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने ट्रू नेगेटिव है, तो ट्रू नेगेटिव का आंसर होगा 410। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पे। तो इसका प्रेसिशन इज इक्वल टू टी पी अपॉन टी पी प्लस एफ पी। इसमें इसको आप पॉइंट्स में निकाल सकते हैं या परसेंटेज में निकाल सकते हैं, जो भी आप करेंगे आपको थ्रू आउट उसको मेंटेन रखिएगा। अगर प्रेसिशन परसेंटेज में निकालें तो आपको रिकॉल भी परसेंटेज में निकालना चाहिए, नहीं तो गलत आंसर आएगा। तो प्रेसिशन की वैल्यू निकली 0.647, रिकॉल की वैल्यू निकल गई टी पी प्लस एफ एन, दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव कितना था चेक कर लीजिए पीछे, फॉल्स नेगेटिव 50 था, सो इट इज़ 0.688। और F1 स्कोर कैलकुलेट करिए, 2 इंटू प्रेशन इंटू रिकॉल, F1 स्कोर भी निकला 0.667। So the final answer is precision 0.647, recall is 0.688 and F1 score is 0.667. So this was the end of part 1. Thank you.